लेकिन अगर उसमें वो प्रज्ञा होती है तो धीरे 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 वो वहां तक पहुंच जाता है। मैं आपको बताऊं कि एक दूसरी कहानी जो इसी ढंग की आई है, उसमें देखिए क्या है कि एक लड़का है, पढ़ने में होशियार नहीं लेकिन निशाना लगाने में बहुत होशियार है। और वो लिखा गया कि इस ढंग से निशाने लगाता है कि पत्ते में छेद कर देता है, और इस ढंग से छेद करता है कि उसकी जो सूर्य की रोशनी जब उसमें पड़ती है और नीचे जो छाया बनती है उसमें कोई आकार बन जाता है। जैसे मान लीजिए सिंह है या बकरी है या इस ढंग का कोई भी आकार, मैंने पत्तों में इस ढंग से छेद किया है कि उसकी जो छाया में आपको एक छवि नजर आएगी। तो इतने पक्के, और वो इस तरह से उसने डेवलप किया है अपने आप को निशाना लगाने में। अब राजा उधर से गुजरता है और देखता है, अरे, तो उससे पूछता है कि भाई तुम ये ऐसा कर लोगे कि मेरा जो मंत्री है वो बहुत बोलता है, बहुत बड़बोला है, हमेशा बकवाद करते रहता है, तो क्या तुम उसका बोलना बंद करवा सकते हो? बोला हाँ सर, क्यों नहीं, निशाना लगा करके आप मुझे बकरी की मींगड़े दे दीजिए, है ना, मान लीजिए एक बांस की नाली में इतनी बकरी की मींगड़े दे दीजिए तो मैं उसके मुंह में निशाना लगा के मारता जाऊंगा। अब देखिए ये एक हो सकता है कि ऐसी कॉमेडी के रूप में कहानी हो, लेकिन इस कहानी में ये बताया गया कि फिर जब वो राजा उस अमात्य के साथ बैठता है और जैसे अमात्य बोलता है ये आदमी उसको टेंट के पीछे से वो उसमें मींगड़ मार देता है और उसके मुंह में वो भर जाती है उसके, धीरे धीरे, चूंकि अब बोलना रुक ही नहीं रहा है उसका, वो सारी मींगड़े उसके अंदर चली जाती हैं। और तब उसको राजा कहता है कि मंत्रीवर आपके अंदर इतनी मींगड़े जा चुकी हैं, अब ये दवाई पीजिए, दवाई का नाम भी दिया है, पियंग नाम की दवाई है, पियंग, इसको पीजिए और अब उल्टी कर दीजिए, है ना। तो जब उसके मुंह से इतनी मींगड़े निकलती हैं तो बेचारा उस दिन से उसकी आदत सुधर जाती है। उसके बाद वो बोलना जो बड़बोला था, है ना, जो बोलने की आदत थी वो उसकी खत्म हो जाती है। और राजा इस बालक को जिसने ये कार्य किया था उसको कई गांव देता है इनाम में, है ना, बहुत संपत्ति देता है इनाम में। तो कहानी जो है, कहानी को कहानी की तरह से अगर लें तो उसका संदेश ये निकलता है कि छोटे से छोटा भी मान लीजिए कार्य है ना, लेकिन उसमें शिल्प है, उसके आधार पर भी देखिए वो कितनी संपत्ति उसको प्राप्त हो सकती है। तो ये शिक्षण व्यवस्था में ये भी है कि मान लीजिए बहुत ही अच्छे जो छात्र हैं वो तो आगे निकल गए, अब ऐसे हैं जिनको किसी ढंग से नहीं किया जा सकता, तो उनको शिल्प का प्रशिक्षण दे करके, चाहे वो कैसा भी प्रशिक्षण है, छोटे से छोटा प्रशिक्षण भी, लेकिन जब मन में भावना है तो उससे उन्नति कर सकते हैं, है ना। अब मैं आपको जो कहानी बताऊंगा, है ना सर, इजाजत है ना, एक दो कहानी और बता देता हूँ। हाँ, थोड़ा बस एक दो कहानियां सुनाकर हाँ समाप्त कर देता हूँ। तो अब तक जो हमने बातें की वो विद्यार्थियों से संबंधित है। अब कुछ जो कहानियां उसमें आई है वो शिक्षक की तरफ मुड़े, है ना, कि दोनों को इंटरेक्शन करना है, शिक्षक कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी बात बता रहा है, विद्यार्थी उसे ग्रहण कर रहा है ना। अब शिक्षक जो है, आप ये जानिए कि विद्यार्थी के लिए बिल्कुल मॉडल है, आदर्श है। जैसा शिक्षक करता है विद्यार्थी भी उसकी नकल करते हैं, है ना। ये हम सब ने अपने जीवन में पाया है। हमारा एक अच्छा शिक्षक है, हम चाहते हैं उसी ढंग से हम भी करें। तो होता क्या है, एक इसमें गिरिदत्त जातक नाम की एक कहानी आई है, उसमें राजा का मंगल घोड़ा है ना। मंगल घोड़ा उसको कहते हैं जो राजा का बहुत ही क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रिय इसलिए होता है कि उसके रहने से उसके राज्य की समृद्धि होती है, इसलिए उसकी बिल्कुल राजकीय ढंग से पूजा भी की जाती है, ऐसा जातक कथाओं में वर्णन है। उसको मंगल अश्व कहते हैं। तो मंगल अश्व है, राजा ने देखा कि ये थोड़ा थोड़ा लंगड़ाता है, तो लंगड़ाता क्यों है। उसने जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उन सबको भेजा कि इस घोड़े को चेक किया जाए। तो वो आके बताते हैं चेक करके कि सर इसमें तो कोई रोग नहीं है ना, तो फिर लंगड़ा क्यों रहा है। तो वो जो उनका जो अमात्य था बोधिसत्व, उससे पूछते हैं कि मित्र ये देखो मंगल अश्व लंगड़ा रहा है तो अच्छा नहीं है, थोड़ा बताओ कि कारण क्या है। तो वो बोधिसत्व जो है वो
सारा जाके उसका मुआयना करता है और उसके जो शिक्षक है उससे भी मिलता है। तो जो शिक्षक है वो लंगड़ाता है ना। अब ये जब अश्व जो अपने गिरिदत्त के साथ, शिक्षक का नाम गिरिदत्त था, तो गिरिदत्त के साथ जब जाता है तो जिस तरह से शिक्षक लंगड़ा रहा है उस तरह से घोड़ा लंगड़ाने लगता है, उसकी भी वही आदत हो जाती है। तो वो बोधिसत्व जो है वो आकर के राजा को बताता है कि राजन, इसे अच्छा सा अगर एक प्रशिक्षक दे दें जो कि लंगड़ाता ना हो, है ना, तब ये सुधर जाएगा, घोड़े में और कोई ऐप नहीं है। तो एक अच्छा शिक्षक उस ढंग का होता है और वो ठीक हो जाता है, घोड़ा लंगड़ाना बंद कर देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो शिक्षक को देख करके, अगर शिक्षक में मान लीजिए कमी है, शिक्षक स्वयं ही सब्जेक्ट को नहीं जानता है ना, वो खुद ही लड़खड़ाता है एक्सप्लेन करते हुए, है ना, वो बात पूरी नहीं समझा पाता है, तो जाहिर है कि वो विद्यार्थी भी लंगड़ाएंगे, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है और जातक कथाओं से ये बात मिलती है कि प्राचार्य में भी वो गुण होने चाहिए। और मुझे याद है हमारे संस्कृत के जो शिक्षक थे आचार्य काशी प्रसाद मिश्र, मैं आज तक उनको याद करता हूँ, जब हम लोग कुछ समझाते थे तो बड़ा ही गेय रूप में, बड़ा कि छोटा जो काम कीजिए, अभी तक याद है, वो गा करके इस तरह से माने। और वहां से देखिए मुझ में वो बातें आने लगी, कविता घुसने लगी, कविता को समझने लगे, है ना। वो कबीरदास के जब पद को खोलते थे इतना आनंद आता था, फिजिक्स से ज्यादा आनंद कविता में आता था, है ना। हम लोग साइंस के विद्यार्थी थे, लेकिन जब वो समझाते थे तो आनंद आता था कि कविता इतनी अच्छी होती है। और तब से ये जुड़ाव हुआ और मैं किताबें, कविता, कहानियां लिखना शुरू कर दिया। तो ये शिक्षक का प्रभाव है ना। शिक्षक ही देते हैं हम लोगों को, आचार्य की जो महिमा होती है इसीलिए गाई जाती है ना। कबीर भी बार बार इसी कहते हैं कि हरि और आचार्य खड़े हुए काके लागे पांव, है ना, किसके पांव लगूं, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। तो शिक्षक का इतना बड़ा रोल होता है आगे ले चलने के लिए। तो इन कथाओं में जो बातें इस ढंग से आई हैं, अस्थविर की बहुत अच्छी बातें आई हैं। अस्थविर सबसे बड़ा पद माना जाता था विहारों में उस समय की शिक्षा पद्धति में, लेकिन अस्थविर में भी अगर कोई दोष है तो उसको कैसे दूर करना है। देखिए ये एक कहानी मुझे बहुत ही पैथेटिक लगी, वो कहानी सुन के, मैं कहानी पढ़ के मेरी एकदम रुलाई छूट गई, इतनी अच्छी कहानी है। मैं समझता हूँ कि आपके शिक्षा जगत के लिए बहुत ही अच्छी कहानी। उसी कहानी के साथ मैं वो खत्म करूंगा। विश्वंत जातक है, उसमें एक धर्म सेनापति हैं, अस्थविर हैं, जेतवन विहार में, सबने नाम सुना होगा, सारिपुत्र। बहुत बड़ा योगदान है उनका अपने बौद्ध धर्म में, धर्म संघ के प्रचार में। सारिपुत्र, उनको धर्म सेनापति की संज्ञा दी गई थी, अरहत पद उनको प्राप्त है ना, माने, और बिल्कुल बुद्ध के साथ चलते हैं वो, सारिपुत्र और मौदगल्यायन। तो सारिपुत्र जो हैं उनकी ये कथा उसमें आती है। हुआ क्या ऐसे इस तरह से कि कोई भिक्षु है, वो कोई उनको व्यंग कर दिया है। अब आपको मैंने शुरू में बताया कि विहार में सभी उम्र के भिक्षु हैं, सभी अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हैं। कोई बड़े घर का लड़का है, कोई गरीब घर का लड़का है, कोई ब्राह्मण का लड़का है, कोई शूद्र का लड़का है। तो सारा मिक्सअप है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास मिक्सअप, है ना, वो सब ढंग के हैं उसमें। तो कुछ दानी आते हैं, उपासक, वो खाजा लेकर के आते हैं विहार में, और खाजा सबको बंटता है, सब लोग खाजा से बड़े प्रसन्न हैं। और कुछ वो बाहर भिक्षु भिक्षाटन के लिए गए हैं, कहते हैं, उपासक कहते हैं कि ठीक है, उनका हिस्सा भी आप रख लीजिए, है ना, जब आएंगे तो दे दीजिएगा। अब उधर से लोग आए हैं भिक्षाटन करके और अपना अपना हिस्सा ले लिए हैं। एक भिक्षु है श्रावणेर जो रह गया है, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। जब वो आया है तो उससे उसके बंधुओं ने कहा कि भाई सारिपुत्र के पास तुम्हारा हिस्सा पड़ा है, तुम्हारा खाजा सारिपुत्र के पास है, वहां से ले लो। अब वो परिवेण बने हुए, माने जैसे अब घर है, कॉम्प्लेक्स है ना, अब ये मौदगल्यायन का है, ये सारिपुत्र का, इस ढंग से। तो वो सारिपुत्र के पास जाता है तो सारिपुत्र उसको देख कहते हैं कि भाई तुम्हारा हिस्सा तो मैंने खा लिया, तुम्हारा खाजा, तुम्हारा हिस्सा मैंने खा लिया। तो वो कहता है कि हाँ भंते, मधुर वस्तु किसे प्रिय नहीं है। देखिए उस समय की लैंग्वेज है, मतलब
जो अच्छी चीजें, जो स्वीट्स हैं, एवरीबडी लाइक स्वीट्स, अगर उस ढंग से बोला जाए। इस कथन में अब जो है सारिपुत्र है, उनको ये व्यंग लगा कि मैं अरहत हूं, मैं सारी तृष्णाओं को सब खत्म कर चुका हूं, है ना, और मुझे ये आदमी कह रहा है कि तुम मतलब ये स्वीट तुमको क्यों नहीं अच्छी लगेगी, है ना। हालांकि किया तो उसने गलत है, लेकिन सारिपुत्र बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा हिस्सा मैंने खा लिया है। तो उस पर एक तरह से उनको लगा कि, और ये बात उनको चुभ गई, ये लड़के ने मेरे को ऐसा कह दिया, और उन्होंने तब वहां प्रण लिया कि आज से मैं खाजा नहीं खाऊंगा। देखिए, है ना, उस जगह प्रण ले लिया कि आज से मैं खाजा नहीं खाऊंगा। और उपासक लोग, खाजा उस समय की बड़ी मशहूर मिठाई थी, बहुत लोग खाजा लेकर के आते थे, लेकिन ये खाजा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। अब देखिए क्या होता है जब इस तरह से होता है कि भाई धर्म सेनापति खाजा नहीं खा रहे, तो बात तो छोटी सी है, लेकिन बात फैल गई पूरे बिहार में कि देखो ना इस लड़के ने क्या कह दिया, सारिपुत्र ने खाना ही छोड़ दिया, खाजे नहीं खाते हैं। अब समझ रहे, तो ये जो छोटी सी बात है, ये उस बेचारे पर आकर के एक ब्लेम की तरह से चिपक गई। अब सब लोग उसी को कहते हैं, अरे क्या कह दिया तुमने, अरे ऐसा क्या, है ना, तुमको समझ में नहीं, अकल नहीं है, ऐसे बड़े आदमी को तुम ऐसा बोल दिए। होता ही है, इस ढंग से उसकी खिंचाई होने लग गई। रैगिंग की कहानियां बात मैं सुनाऊंगा नहीं, इसमें हो सकता है उस समय थोड़ी बहुत रैगिंग भी हो गई हो इसकी, इस बात के लिए कि तुमने सारिपुत्र को ऐसा क्यों कह दिया। ठीक है, तो अब ये जो है, ये चर्चा का विषय बन गया है। जेतवन विहार में भिक्षु चर्चा कर रहे हैं कि देखो ये पता नहीं ऐसा बदमाश आदमी है, बदमाश लड़का, बोलने की तमीज नहीं है, ऐसा कह दिया। शास्ता आकर के पूछते हैं, है ना, कि भिक्षु क्या बातचीत चल रही है, तो भंते इस तरह से, तो वो क्या करते हैं, अब उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि जेतवन का विहार जो है, ये साधना के लिए लोग भिक्षु उसमें हैं, और ये बच्चा जो है ये इसलिए तिरस्कृत हो रहा है, इस पर लांछन लगाया जा रहा है कि तुम्हारी वजह से जो है उन्होंने, इतने बड़े स्थविर ने जो है खाजा खाना छोड़ दिया है ना, सारी जिंदगी अब खाजा नहीं खाएंगे। तो उनको लगा कि ये बच्चे पर थोड़ा सा एक अन्याय सा हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, एक कथा सुनाते हैं। स्थविर भी वहां पर हैं, आपके सारिपुत्र भी वहां पर हैं, सभा लगी हुई है, वहां वो सुनाते हैं कि पुराने वाराणसी, फिर वही शैली आएगी, वाराणसी नरेश ब्रह्मदत्त का राज्य है, उसमें बोधिसत्व जो है एक सांप काटे का झाड़ा करने वाले कोई व्यक्ति है, जो आपको पता होगा आज भी सांप का झाड़ा करके विष दूर कर देते हैं। तो उस तरह से बोधिसत्व है, किसी गांव में वो सांप सर्प दंश की दवाई करता है। तो वो किसी गांव वाले को सांप काट देता है, वो लोग फट से बोधिसत्व को बुला करके लाते हैं कि ये इसको सांप काट दिया है। तो बोधिसत्व कहता है कि इसको मैं उसी सांप को बुलाऊं, इसका विष चूस लेगा, कि इसको मैं दवाइयों से ठीक करूं। तो लोग गांव वाले कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, तो अब सांप को ही बुला दीजिए, सांप आकर इसका वो चूस लेगा, विष चूस लेगा, वो सबसे अच्छी बात है। तो ये मंत्र पढ़ते हैं और वो सांप चला आता है, और सांप से कहते हैं कि भाई इसको तुम, इसका विष जो है वो चूस लो। सांप का वहां उत्तर जो है वो एक गाथा में है ना। अब देखिए ये हर इसके साहित्य की यही खासियत है, पाली साहित्य की। वहां एक गाथा के रूप में सांप कहता है कि मैंने अपनी रक्षा के लिए विष वमन किया था, अब मैं इसको थूक के मैं चाट नहीं सकता। अब प्रतीकों के रूप में आप देखिए, इसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि इसका क्या अर्थ हो कि मैं थूक के चाट नहीं सकता। तो वो कहते हैं तब तुमको अग्नि में प्रवेश करना होगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा, लेकिन मैं थूक के चाटूंगा। तो वो आग जलवाते हैं वहां पर, जो मंत्र पढ़ता है, उन्होंने कहा आग जलाओ, ये जाएगा उसमें, मैं इसको दवाइयों से ठीक करूंगा। तो वो जैसी सांप घुसने लगता है तो वो बोधिसत्व उसको रोकता है कि चलो रहने दो, मैं इसको दवाई से ठीक कर देता हूं। अब कहानी का जब अंत होगा, उसमें कहानी में अंत में लिखा हुआ है कि वो बोधिसत्व कोई नहीं, मैं था, मैं माने शास्ता, और ये जो सांप है ये कौन था, सारिपुत्र। समझ रहे, माने प्रतीक के माध्यम से वो स्थविर को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कार्य है वो इस सांप जैसा है, तुमने इस बच्चे को काट दिया है।
है ना, इस बच्चे को तुमने काट दिया। क्योंकि अब ये तुम्हारा स्नेह का भाजन नहीं रहा। जिस तरह से आचार्य का स्नेह विद्यार्थियों को मिलना चाहिए या मिलता है, उस ढंग से इसे आज नहीं मिल रहा तुम्हारा स्नेह, और इसकी अलग लांछन ये हो रहा है। तो तुम अगर खाजा खा ही लेते हो मान लो, तो कम से कम इस बच्चे का तो कल्याण हो जाएगा, है ना। अब तुम उस विष की तरह से, वो जो विषधारी सर्प है, उस ढंग से तुम बिहेव कर रहे हो कि तुम खुद ही उसको बुला करके चलो अगर पुचकार दो, है ना, कोई बात नहीं, तुम भी खाजा खाने लग जाओ। तो ये इसी तरह से हो गया कि मैं उसको चूस लेता हूँ, है ना, कि भाई मैंने जो कहा है कि मैं खाजा नहीं खाऊंगा, मैं खाजा खाने लगता हूँ, है ना, और सारा चीज़ नॉर्मल हो जाती है। अब देखिए ये कहानी कितनी दूर तक जाती है। आप पाएंगे कि जीवन में भी हम लोग कई बार कोई बात कह दिया और वो बात इतनी चुभ गई, उसका विष पालते रहते। इसने मेरे को ऐसा कह दिया, इसने मेरे से सबॉर्डिनेट है, मेरा छोटा बच्चा है, लेकिन कैसे कह दिया, है ना। और इतिहास में भी आता है, देखिए कि इस तरह के जो व्यंग वाक्य होते हैं वो कितना अनर्थ ढा देते हैं। एक महाभारत की कथा है, द्रौपदी को यही तो कहा था ना, द्रौपदी ने यही कहा था ना कि अंधे के बेटे अंधे होते हैं, है ना। धृतराष्ट्र अंधा था और दुर्योधन को जब वो इंद्रप्रस्थ बनाया था और उसमें आप लोगों को कथा याद होगी, वो गिर जाता है पानी में ये सोच के कि यहाँ लॉन है ना, और वहाँ गिर जाता है। तो द्रौपदी व्यंग कसती है कि भाई अंधे के बेटे अंधे होते हैं, और उस बात को लेकर के कितना विष पालता है, पूरा महाभारत हो जाता है। क्या क्या सोचिए कि इतिहास में इतना बड़ा हो गया। तो कहने का अर्थ है कि इस ढंग की कहानियां उसमें हैं। तो विद्यार्थियों को स्नेह जो है आचार्यों का, अपने शिक्षकों का, वो मिलता रहे तो उनकी जो है प्रगति होती रहती है। लेकिन जब इस ढंग के सारिपुत्र की तरह से कोई बिहेव करता है ये सोच करके कि इसने मेरे को ऐसा कह दिया, तो वो अच्छा नहीं है, उनको क्षमा कर देना चाहिए, है ना। यही उपदेश बुद्ध की प्रबंधन में मिलता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। तो जय हो, नमो बुद्धाय। अच्छा, आज नहीं, मैं थोड़े से एक पूछना भूल गया। किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ ले, है ना सर। ये आवश्यक फीडबैक जरूरी होता है। थोड़ा समय 5 मिनट का हम लोग इसमें लगा लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो बड़ा अच्छा लगेगा, तब मुझे लगेगा ना कि आपको बात समझ में आ गई है। कोई भी प्रश्न हो, पूछना चाहें, हाँ कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते। एनी क्वेश्चन। शुक्ला जी, मैं 2 मिनट बोल रहा था। आइए। हाँ कोई बात नहीं, अगर वो इसको यही रख देता है। आदरणीय जसबीर चावला जी का आपने इतना उद्बोधक व्याख्यान यहाँ पर सुना, और बहुत लंबे समय से वो जातक कथाओं पे काम कर रहे हैं। ये ठीक उसी परंपरा में है जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियों को सुना है कि शिक्षा के माध्यम के लिए कहानियों को चुनना। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी, और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले सभी भिक्षुओं के लिए जातक कथाओं का एक लंबा सिलसिला है। आपने कम से कम 400 जातक कथाओं को देवनागरी लिपि में लिखा है, और वो प्रकाशन की प्रक्रिया में है। वे किसी व्यक्तिगत कार्य से आगरा में आए थे अपने परिवारीजन से। ये देखिए, ये पाली भाषा है, पाली भाषा में, पाली भाषा है, वो ओरिजिनल है, और उसका उन्होंने देवनागरी में। वे बिल्कुल एक दूसरी फील्ड के व्यक्ति हैं, इंजीनियरिंग के, और इस तरह से हिंदी की सेवा और हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। तो इन कथाओं का हिंदी में मिलना, जब प्रकाशन होगा तो एक बड़ा काम होगा। और यहाँ पर उनका भाषण कराने का, व्याख्यान कराने का यही मतलब था
कि आप अपने शिक्षण में इन कथाओं के दिए हुए सूत्रों का किस तरह उपयोग कर सकते हैं। ये एक परंपरा है, भाषा विज्ञान आप लोग पढ़ते हैं और भाषा विज्ञान के अनुप्रयोग के क्षेत्र में इस तरह की कथाओं का शैली वैज्ञानिक अध्ययन होता है। चाहे बेताल पच्चीसी हो, उसमें एक ही पैटर्न की कहानी होती है ना, और वो जैसे ही बोलता है राजन और एकदम वो बेताल फिर जाके वहां पर पेड़ पर लटक जाता है। तो हाँ, बेताल पच्चीसी। और ये मेरी खुशनसीबी है कि विद्यानिवास मिश्र जी से मैंने उस बेताल पच्चीसी का पूरा शैली वैज्ञानिक विश्लेषण पढ़ा था। तो ये एक दृष्टि यहाँ पर देने की बात है कि अगर पंचतंत्र की कहानियां आपने सुनी हैं, पढ़ी हैं, पूरी नहीं पढ़ी, जातक कथाएं कुछ आप जानते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इनको पढ़ें और इनके जो निहितार्थ हैं, इनके जो प्रतीक हैं, इनकी जो मिथकीय व्याख्या है, वो अपने अपने स्तर पर किस ढंग से की जा सकती है, अभी नहीं तो भविष्य में कभी भी जरूर आप करें। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आज का ये प्रसार व्याख्यान विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, हम शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और समय की बहुत कमी है, 3 बजे एक पूरा कार्यक्रम यहाँ पर है। हाँ, पूछिए मैम। जैसे कि आज हम पाली भाषा के बारे में काफी सारी बातें जान गए, तो यहाँ पर काफी विद्यार्थी हैं जो अगर कोई चाहे कि पाली भाषा में आगे जाकर कोई रिसर्च करे या पढ़ाई करे, उसके लिए क्या हैं, और दूसरी चीज है सुविधाओं के बाद उसके लिए क्या रोजगार, कोई मतलब जैसे कहीं पर प्रोफेसर या ऐसी कोई चीज है? देखिए, एमए हिंदी में मुझे पता है, मैंने खुद भी पढ़ा है, पाली भाषा का एक पेपर होता है। इसके अलावा पाली में ही आप करना चाहते हैं कोई अध्ययन, तो निश्चित भारत में इसकी स्थिति है, और न केवल भारत, श्रीलंका में बहुत सारा इस पे काम हुआ है। और इंडोलॉजी के अंतर्गत ये सारी भाषाएं अपने साथ एक पूरा कल्चर, संस्कृति लेकर आती हैं। उस समय की पूरी सभ्यता प्रस्तुत होती है। हाँ, बीएचयू में है, जेएनयू में है, तो आप पता करेंगे तो सब कुछ मिलेगा और बहुत रोचक होगा। और उसका रोजगार? हाँ, बिल्कुल, रोजगार। बहुत सारे यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी, विदेशी विद्यार्थी इंडोलॉजी के अपने अपने देशों में अध्यापक हैं, पाली भाषा के अध्यापक हैं। ठीक है। और पाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। वो परंपरा से आप यहाँ भी हमारे पुस्तकालय में पढ़ेंगे तो वो परिचयात्मक आपको सब पता चलेगा, विकास का क्रम पता चलेगा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश और हिंदी में किस तरह से शब्दों का विकास क्रम है, क्या रूप परिवर्तन हुआ। आज की देवनागरी से थोड़ी बहुत अलग होगी, वहां अलग है, लेकिन वो परंपरा से चीजें समझ में आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जसवीर चावला जी को बहुत धन्यवाद। और इस व्याख्यान को सुनने के लिए हम सभी यहाँ एकत्र हुए। मैं विलंब से आई, लेकिन जितना मैंने सुना मुझे निसंदेह ये लगा कि सभी के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन विद्यार्थियों को आना है। लंच के बाद क्लास होगी बेटा, सब लोग लंच में जाओ और लौट के आके क्लास में आएंगे। सपना जी, एक सेकंड सुनिए। मैंने आज जो देखा, हमारे छात्र इस हाल में कई बार आए गए, मैंने देखा, लेकिन आज जो स्थिति है वो देख के मैं आश्चर्यचकित हूँ। कहानी सुना रहे थे और बच्चे बड़े आराम से सुन रहे थे, और जिसको कहते हैं कि कोई आवाज नहीं आ रही थी, जबकि कितने सेमिनार में बैठते हैं, कितने सब और कोई आवाज आती रहती है। आज बिल्कुल निस्तब्ध होकर के कहानियां सुन रहे थे। ये गौतम बुद्ध ने त्रिपिटक लिखा है। त्रिपिटक 3 पिटारे, धम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। और उसी में से जो विनय पिटक है, उसी में जातक कथाएं हैं।
मैंने भी स्नातक में पाली भाषा पढ़ी है, और जो अभी आपकी इच्छा थी ना, यदि आप प्राच्य विद्याओं को, प्राच्य भाषाओं को पढ़ना चाहते हैं तो आपको वाराणसी जाना पड़ेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य भाषा संस्था विभाग है, वहाँ आपको प्रवेश लेना होगा। और संस्कृत के बाद पाली प्राकृत अपभ्रंश जैनियों की, जैन जो है ना, इनकी सारी चीजें अपभ्रंश में मिलेगी, गौतम बुद्ध की पाली में मिलेगी, और अपभ्रंश जो है वो प्राकृत जो है वो हिंदी के साथ मिलेगी। तो इस तरह से है, आप लोग बहुत अच्छा रुचि के साथ इसे लिए। हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं, कहानियों के द्वारा शिक्षण हम लोग पाठ बनवाते हैं। अब ये कितना अच्छा होगा आप लोग उसको मालूम कीजिए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारे ऐसे ही मनोयोग से विद्वानों का भाषण सुनना चाहिए, जो हमारे लिए उपयोगी। धन्यवाद।